हेलो दोस्तों, वेलकम बैक आपके यूट्यूब चैनल पर बीएस कॉमर्स एजुकेशन। इस चैनल पर हम पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश का ये प्रॉब्लम आज नया स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एक्स वाई एंड जेड। यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक्स वाई एंड जेड एज ऑन 31 December 2020, who shares profit and losses in their ratio of 1:2, 1:3 and 1:6. They decided to dissolve the firm on 31st December 2020। ओके, चलिए इन लोगों ने ये डिसाइड किया कि ये फर्म को बंद कर रहे हैं, डिसॉल्व कर रहे हैं। तो कुछ लायबिलिटीज और कुछ एसेट्स हमारे पास में ऐसी हैं कि कैपिटल है एक्स वाई और जेड का, एक्स का लोन है और बिल्स पेबल है। हमारे एसेट साइड में यदि अगर देखते हैं तो डेटर्स है, स्टॉक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हमारे पास में डेबिट बैलेंस पड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान दें, जैसे कि मैंने पहले प्रॉब्लम में भी बताया था, दूसरे प्रॉब्लम में भी बताया था और शायद तीसरे प्रॉब्लम में भी मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में जिक्र किया था। तो दोस्तों, ये बैलेंस भी यहाँ पर है। उसके बाद में फर्नीचर है, उसके बाद में मशीनरी है और कैश बैलेंस भी हमारे सामने यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है मेरे दोस्तों। तो कुछ इस तरीके से ये बैलेंसेस हमें दिखाई देते हैं और कुल मिलाकर टोटल यहाँ पर बैलेंस शीट की बन जाती है 4,40,000 रुपये। इट वॉज डिसाइडेड दैट, आगे की लाइन पढ़ेंगे ठीक से। इट वॉज डिसाइडेड दैट, ओके, डिसाइडेड है यही, डिसाइडेड that after keeping aside rupees 10,000 for contingent liabilities, the available cash should be distributed in their due order at the end of each month but safely as possible. The following were the realizations. ये कहा गया कि इन्होंने डिसाइड किया कि 10,000 रुपीज जो है वो कंटिजेंट लायबिलिटी के लिए उन्होंने साइड में रखे हैं। कीपिंग असाइड रुपीज 10,000 फॉर कंटिजेंट लायबिलिटी, द अवेलेबल कैश, उसके बाद में जो अवेलेबल कैश हमारे पास में बचता है उससे वो क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इन देयर ड्यू ऑर्डर एट द एंड ऑफ द ईच मंथ बट एज सेफली एज पॉसिबल। और कुछ नीचे दिए गए हमें रियलाइजेशन की अमाउंट है। चलिए रियलाइजेशन की अमाउंट को ठीक से पढ़ लेते हैं दोस्तों। तो डेट 2020-21 मशीनरी, फर्नीचर, डेटर्स और स्टॉक, ये कुछ हमारे पास में एसेट्स है जो कि रियलाइज्ड हुए हैं जनवरी से लेकर मई तक। मशीनरी 35,000 से लेकर 6,000 तक, फर्नीचर 16,000 लेकर 6,000 तक, डेटर्स 14,000 से लेकर 14,500 तक और स्टॉक 13,000 से लेकर 6,000 तक। और कुछ एक्सपेंसेस भी हमारे सामने यहाँ पर रखे गए हैं जो 1,000 से लेकर 500 तक हमें दिखाई देते हैं। अभी यहाँ पर बोला क्या गया है, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग अ पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश एज पर नेशनल लॉस मेथड गिविंग इफेक्ट्स टू दी रूलिंग इन गार्डनर वर्सेस मूल। कहा गया है कि एक स्टेटमेंट प्रिपेयर कीजिए। कौन सा स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है हमें, पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश एज पर नेशनल लॉस मेथड के सहारे हमें ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें स्टेटमेंट प्रिपेयर करना होता है, वो ये स्टेटमेंट है जहां पर ये लिखा है स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश एज पर नेशनल मैक्सिमम लॉस में। हम यहाँ पर पहले लेते हैं डेट, उसके बाद में लेते हैं पर्टिकुलर्स, फिर एक ब्लैंक कॉलम छोड़ देते हैं, उसके बाद में लेते हैं कैश। अभी कैश बैलेंस यहाँ पर कितना है, तो है 28,000 रुपीज, ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद में लेंगे क्रेडिटर्स, इफ क्रेडिटर्स इज देयर देन विल गो फॉर इट। अब देखिए लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स नहीं है तो कोई बात नहीं, हमने ऐसे ही वो क्रेडिटर्स लिख के लिए है। बिल्स पेबल है, बिल्स पेबल है। एक्स लोन, तो एक्स लोन भी हमने ले लिया और रेशियो एज इट इज जैसे के वैसे है। कैपिटल का बैलेंस भी हमें यहाँ पर ट्रांसफर करना था, इस वजह से हमने लिखा है एक्स वाई और। तो चलिए दोस्तों, प्रॉब्लम को शुरुआत करते हैं। तो हमने यहाँ पर एक ब्लैंक पेज ले लिया है और इस ब्लैंक पेज के ऊपर हम अभी रेशियो कैलकुलेशन करेंगे। तो पहले तो हम यहाँ पर लिखेंगे रेशियो, ठीक है दोस्तों।
पहले तो हम यहाँ पर लिखेंगे रेशियो, उसके बाद में लिखेंगे x, y और z का हम यहाँ पर रेशियो निकाल रहे हैं। चलिए प्रॉब्लम को देखते हैं, उसमें क्या दिया गया है। तो दिया गया है 2020 हु शेयर्स प्रॉफिट एंड लॉसेस इन देयर रेशियो 1:2, 1:3 एंड 1:6। तो ये हम यहाँ पर ठीक से लिख देंगे। x का है 1:2, इसका है 1:3 और इसका है 1:6। चलिए कोई बात नहीं, एक बहुत लंबा हो गया सर, ठीक है 1:6 कुछ इस तरीके से है दोस्तों। तो अभी रेशियो कैलकुलेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो रेशियो कैलकुलेशन करने के लिए हमें इनका जो छेद है उसको समान करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, तो जैसे कि ये 2 है, ये 3 है और ये 6 यहाँ पर डायरेक्टली आ रहा है। तो पहले तो अभी हम लेते हैं x, तो छेद समान करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो देखिए गुणा करना पड़ेगा, 1/2 गुना कुछ ऐसे अमाउंट लेंगे जो शायद 6 के बराबर आ सके। तो हम यहाँ पर एक अमाउंट लेते हैं, तो यहाँ पर एक अमाउंट आ जाएगी, वो आ जाएगी हमारी 3 और यहाँ पर डिवाइडेड हम ये देखिए 3 लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर 6 आ जाता है दोस्तों। तो 1 गुने 3, तो यहाँ पर आ गया 3, उसके बाद में नीचे 2 गुने 3, तो यहाँ पर आ गया हमारा 6। ये हो गया x का काम। अभी y की तरफ जाएंगे, y इज इक्वल टू, तो y का भी कुछ इस तरीके से छेद समान करने का हम प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर लेंगे 1/3, उसके बाद में गुना, यदि अगर करते हैं तो यहाँ पर समान करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ताकि 6 आ सके, तो 3 गुने 2, तो 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम अभी लेंगे 2 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पर देखिए कैसे यहाँ पर आंसर आ जाता है 1 गुने 2, तो हमारे यहाँ पर आ गया 2 आ गया, उसके बाद में 3 गुना 2, तो कितना हो गया 6 हो गया। 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पर देखिए छेद समान आ रहा है 6 6। अभी जाते हैं हम z की तरफ, z की तरफ यहाँ पर देखिए z हमने लिखा है, z का कितना है 1/6, तो इसको इंटू करेंगे हम 1 इंटू 1 से दोस्तों, 1 इंटू 1 से इसको इंटू करेंगे, तो यहाँ पर हमारा आंसर z का भी क्या निकल के आता है, तो देखिए 1 गुना 1, तो 1 छेद 6। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर बन के हमारे सामने आ गया। तो हमारा रेशियो यहाँ पर क्या आ जाता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा यहाँ पर आ जाता है 3, y का आ गया 2 और z का आ गया 1, यानी कि 3, 2 और 1, इस तरीके से कुछ हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पर बन के आ जाता है दोस्तों। हमें आगे यहाँ पर कैपिटल रेशियो भी कैलकुलेट करना है, बट वो कैपिटल रेशियो हम बाद में देखेंगे। यदि अगर आपको कैपिटल रेशियो कैलकुलेशन करना आता है तो अच्छी बात है, फिलहाल के लिए अभी ये रेशियो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस रेशियो को हम वहाँ पर लिख देते हैं 3, 2 और 1, ऐसा अनुपात है रेशियो का। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पर हमारा आंसर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3:2:1, कुछ इस तरीके से हमारा रेशियो बन के आ जाता है। अभी चलते हैं हम हमारे प्रॉब्लम की तरफ। तो ये रहा हमारा प्रॉब्लम। ओके, कहाँ पर थे हम? जी हाँ दोस्तों, तो कुछ इस तरीके से हम वहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे और मैंने कहा था कि हमने प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट में भी कुछ बताया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस के बारे में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस के बारे में। देखिए अभी यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, तो डेबिट बैलेंस हम क्या करते हैं, हमेशा डेबिट बैलेंस को हम माइनस करते हैं, बिकॉज क्योंकि वो हमारी एसेट है इस वजह से। जी हाँ दोस्तों, लाइबिलिटीज रहती थी डिसॉल्व में, हम उसको ऐड करते थे फिर जाकर पेड करते थे लाइबिलिटीज को, बट यहाँ पर अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस हमें दिया गया है। तो चलिए डेबिट बैलेंस को लेस करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे लेस प्रॉफिट
and loss account into the bracket debit balance bracket should be a completed and the how much of amount 6000 rupees अमाउंट वहां पर है दोस्तों। तो कुछ ये 6000 की जो अमाउंट है उसको हम इस तरीके से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ हमारे पास में रेशो है, जी हाँ हमने उसी सिलसिले के लिए रेशो कैलकुलेट किया था। तो हम यहाँ पर इज इक्वल टू करेंगे, रेशो का जो टोटल होगा उससे डिवाइड करेंगे। जैसे मान लीजिए 3 + 2 5 हो गया और 5 + 1 इज इक्वल टू 6 हो गया। तो 6000 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 3 क्यों? क्योंकि x का अनुपात यहाँ पर 3 है तो हमने 3 इंटू कर दिया। तो यहाँ पर आंसर आ गया 3000 रुपीज इज इक्वल टू वैसे ही सेम डिवाइडेड बाई 6 इंटू 2000 रुपीज और यहाँ पर भी वैसे ही सेम 6000 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 1 और अनुपात हमारा आ गया यहाँ पर 1000 रुपीज फॉर z। दोस्तों मैं माफ़ी चाहूँगा यदि अगर कुछ थोड़ा बहुत भी नॉइज़ हमारे इस वीडियो में आपको आ रहा होगा तो दोस्तों इज इक्वल टू करेंगे और अमाउंट को भी चेक कर लेंगे। जैसे मान लीजिए अभी मैं डायरेक्ट वर्टिकल माफ कर दीजिए डायरेक्ट भी ऐसे चेक कर सकता हूँ। जैसे 3000 + 2000 5000 और 5000 + 1000 इज इक्वल टू 6000। तो इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस की अमाउंट हमने ठीक से ट्रांसफर कर दी है। और यहाँ पर दोस्तों हम लिखेंगे बैलेंस ड्यू। मेरे ख्याल से शायद आपको प्रॉब्लम आना चाहिए क्योंकि ये प्रॉब्लम इतना टफ नहीं है। तो यहाँ पर मैं अमाउंट लिखता हूँ 28,000, यहाँ पर जीरो बैलेंसेस, यहाँ पर है हमारे 2 लाख रुपए जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट हो रही है 2 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैं लिखूंगा 10,000, उसके बाद में यहाँ पर रेशो जैसे कि वैसा। और यहाँ पर जब हमने बैलेंस ट्रांसफर किया था तो बैलेंस हमारे पास में था 1,43,000। उसके बाद में हम अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस वहाँ से लेस करेंगे तो यहाँ पर मेरा अमाउंट आ जाता है 1,40,000 रुपीज़। उसके बाद में 72,000 में से 2,000 चले गए तो बैलेंस आ गया हमारा 70,000। उसके बाद में 15,000 में से 1,000 चले गया तो बैलेंस हमारा आ गया 14,000 रुपीज़। कुछ इस तरीके से बैलेंस हमारा ड्यू हो जाता है मेरे दोस्तों। अब हमारे पास में पड़ी है कैश, कैश बैलेंस हमारे पास में है तो कैश बैलेंस से हम हमारी लाइबिलिटीज को पे करेंगे। तो मेरे पास में कुल मिलाकर अभी कितनी कैश पड़ी है? तो बैलेंस मेरे पास में पड़ा है 28,000 रुपीज और 28,000 रुपीज में से मैं लाइबिलिटीज को पेड करना चाहूंगा। बट उससे पहले यदि अगर प्रॉब्लम में कुछ दिया है तो शायद वो इम्पोर्टेंट रहेगा या नहीं रहेगा वो हम जान लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर एक लाइन हमें प्रोवाइड की गई है प्रॉब्लम में, तो वो लाइन हमें क्या बताती है? वो लाइन हमें ये बताती है कि इट वाज डिसाइडेड दैट आफ्टर कीपिंग असाइड ₹10,000 फॉर कंटिजेंट लायबिलिटी। जो हमारे पास में कैश पड़ी थी उस कैश में से 10,000 रुपए हमने कंटिजेंट लायबिलिटी के हिसाब के तौर पर रख दिए हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 28,000 मेरे पास में जो बैलेंस है उसमें से 10,000 रुपीज कंटिजेंट लायबिलिटी है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? लेस कंटिजेंट लायबिलिटी। अब कितने अमाउंट है कंटिजेंट के लिए? तो 10,000 हमने कीप इन साइड कर दी है। तो मेरे पास में अभी कुल मिलाकर बैलेंस कितना ड्यू बचा है तो वो भी हम कैलकुलेट करते हैं, बैलेंस ड्यू। तो दोस्तों यहाँ पर 28,000 में से 10,000 चले गए, बैलेंस बचा 18,000 रुपीज और यहाँ पर जैसे के वैसे मतलब 2 लाख रुपए, उसके बाद में 10,000, उसके बाद में यहाँ पर 1,40,000, उसके बाद में यहाँ पर 70,000, उसके बाद में यहाँ पर 14,000 रुपीज दोस्तों। तो कुछ इस तरीके से ये बैलेंस हमारा बचता है। अभी मेरे पास में और बैलेंस यहाँ पर दिखाई दे रहा है कैश में जो है 18,000 रुपीज। अब जो 18,000 रुपीज है वो 18,000 में किसको पे करूंगा? तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि क्रेडिटर के मामले में मेरे पास में कुछ नहीं है, तो क्रेडिटर तो बैलेंस शीट में नहीं है बिल्स पेबल। तो 18,000 रुपीज में बिल्स पेबल करने के लिए यूज कर लूंगा। तो यहाँ पर लिखूंगा लेस पेड टू बिल्स पेबल, लेस पेड टू बिल्स पेबल 18,000 रुपीज। जी हाँ दोस्तों 18,000 और यहाँ पर बैलेंस कितना ड्यू है वो हम कैलकुलेशन करेंगे ठीक से। मैं माफ़ी चाहूँगा दोस्तों थोड़ा बहुत यदि अगर नॉइज़ आ रहा होगा तो
शायद यहाँ पर बाजू में कुछ काम चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, उस वजह से शायद थोड़ा सा आवाज बाहर का आ सकता है, बट यदि अगर आप ध्यान लगाकर पढ़ेंगे मेरे प्यारे दोस्तों तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हम बात कर रहे थे बैलेंस ड्यू 18,000, पेड किया हमने बिल्स पेबल को 18,000, हमारे पास में अभी बैलेंस ड्यू है 0 रुपीज। उसके बाद में यदि अगर हम यहाँ पर देखेंगे इज इक्वल टू करेंगे 2 लाख में से यदि अगर हमने 18,000 पेड कर दिए बिल्स पेबल, तो बैलेंस मेरे पास में पड़ा है अभी 1,82,000 रुपीज, और एक्स का लोन 10,000 भी पड़ा है पे करने के लिए, और कैपिटल्स भी पड़े हैं पे करने के लिए। अभी अगला पड़ाव हमारा आता है वो इसके ऊपर कि यदि अगर मेरे पास में कैश बैलेंस है तो शायद मैं आगे की पेमेंट कर सकूंगा, बट यदि अगर कैश बैलेंस नहीं है तो मैं आगे की पेमेंट नहीं कर पाऊंगा। तो लेट्स सी दोस्तों, अभी देखते हैं कितना कैश बैलेंस हमारे पास में पड़ा है नहीं पड़ा है। 28,000 था दोस्तों, वो हमने पे कर दिया। अभी हमारे पास में कुछ नोट भी यहाँ पर दी गई है कंटिजेंट के बारे में, वो भी हमने क्लियर कर दी। आगे इसको ठीक से पढ़ लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड इन देयर ड्यू ऑर्डर एट द एंड ऑफ द ईच मंथ बट एज अ सेफली एज पॉसिबल द फॉलोइंग वेयर द रियलाइजेशन। तो ये कुछ रियलाइजेशन, जैसे जनवरी 2020-21 में मशीनरी की रियलाइजेशन 35,000, फर्नीचर की रियलाइजेशन 16,000, डेटर्स की रियलाइजेशन 14,000 और स्टॉक की रियलाइजेशन 13,000 रुपीज हमें दिखाई देती है। एक्सपेंसेस हमारे पास में यहाँ पर कितने हैं, 1,000 रुपीज एक्सपेंसेस आ जाते हैं जनवरी में। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से ये अमाउंट रहेगी, तो हम ये अमाउंट को कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पर मैं लिखूंगा जनवरी, जैसे सिर्फ जनवरी लिखता हूँ क्योंकि वहां पर डेट मेंशन नहीं है। जनवरी लिखूंगा फर्स्ट ग्रॉस रियलाइजेशन, क्या लिखूंगा दोस्तों, फर्स्ट ग्रॉस रियलाइजेशन वाली अमाउंट मैं यहाँ पर लिखूंगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो उसके बाद में हम यहाँ से अमाउंट उठाएंगे, जैसे मशीनरी 35,000, यहाँ मैं लिखूंगा मशीनरी, आप ऐसे आंसर लिख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद में मशीनरी के बाद में फर्नीचर, डेटर्स और स्टॉक, मैं फटाफट लिख देता हूँ। मशीनरी, फर्नीचर, डेटर्स, स्टॉक और एक्सपेंसेस है। जी हाँ दोस्तों, एक्सपेंसेस। चलिए डेटर की स्पेलिंग हम ठीक से देख लेते हैं, डेटर्स। ओके, मशीनरी कितनी है, मशीनरी है 35,000 की, तो मैं यहाँ पर इनर कॉलम में लिखूंगा 35। फर्नीचर है 16,000 का, तो वो भी इनर कॉलम में। डेटर 14,000 सेम, और स्टॉक 13,000 रुपीज। तो इतने अमाउंट आ गए, और एक्सपेंसेस भी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1,000 रुपीज दोस्तों। तो कुछ इस तरीके से ये अमाउंट हमारी निकल के आती है। इज इक्वल टू करेंगे, यहाँ पर मैं सम का फॉर्मूला यूज कर लूंगा। तो सम का फॉर्मूला यूज करने के बाद में मेरे पास में देखिए स्टॉक तक ही मैं यहाँ पर अमाउंट ले रहा हूँ क्योंकि एक्सपेंसेस में माइनस करूंगा। तो 78,000 रुपीज हमारे यहाँ पर कुल मिलाकर फर्स्ट ग्रॉस रियलाइजेशन आ जाती है। तो उसमें से यदि अगर 78,000 में से मैंने 1,000 एक्सपेंसेस माइनस कर दिए, 78,000 माइनस 1,000 एक्सपेंसेस, तो 77,000 हमारी फर्स्ट ग्रॉस रियलाइजेशन, जो कि जिसको हम ये भी कह सकते हैं फर्स्ट नेट रियलाइजेशन हमारी अमाउंट आ जाएगी। तो यहाँ पर 78 अमाउंट नहीं आएगी, यहाँ पर आती है 77,000। तो ये मैंने पहले प्रॉब्लम में भी बताया था, दूसरे में भी बताया था, और तीसरे में भी हमने एक्सप्लेन किया था मेरे दोस्तों। तो 77,000 मेरे पास में आ गए। अभी मेरे पास में पेड करने हैं 77,000 को। जी हाँ, तो यहाँ पर बिल्स पेबल की अमाउंट बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, 1,82,000, तो उसको हम पहले पे करेंगे। लेस पेड टू बिल्स पेबल, कितना पे करना है दोस्तों, पूरी की पूरी अमाउंट, क्योंकि कैश मेरे पास में है 77,000 और मुझे पे करना है बिल्स पेबल 1,82,000, इस वजह से मैं पूरी की पूरी अमाउंट पे कर दूंगा 1,82,000 रुपीज। इज इक्वल टू करेंगे, वो बाद में देख लेंगे, इज इक्वल टू। अभी हम पहले इसको नीचे ले लेते हैं, बैलेंस ड्यू हमें निकालना है दोस्तों। तो इसको मैंने ऐसे कर लिया, जैसे हम इसको बोलते हैं कॉपी, और इसको मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। दोस्तों ये बात आपको ध्यान देनी है कि यदि अगर आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं नोटबुक के ऊपर, तो आपको ये बार बार लिखना ही होगा।
तब जाकर आपको प्रॉब्लम समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर है बैलेंस ड्यू 77,000 में से 77 चले गए, जीरो बैलेंस बचा और 77,000 हम किस में से माइनस कर रहे हैं, 1,82,000 में से। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 77,000 और मेरे पास में कुल मिलाकर अभी बैलेंस कितना बचा, तो मेरे पास में बैलेंस बचा 77,000 रुपीज। जी हाँ दोस्तों, ये अमाउंट मेरे पास में बची है 77,000, कुछ इस तरीके से। इसका मतलब ये कि इज इक्वल टू 1,82,000 माइनस 77,000, 1,05,000 रुपीज मेरे पास में बैलेंस बचा है। जी हाँ दोस्तों, ये एक्चुअल अमाउंट मेरे पास में अभी बची है। तो जैसा कि हमने फर्स्ट ग्रॉस रियलाइजेशन कैलकुलेशन किया, 77,000 अमाउंट निकल के आई, 77,000 हमारे पास में ये कैश बैलेंस बचा है, उससे हमने बिल्स पेबल किए 182,000 के, जो कि 77,000 अमाउंट पेड की, 182,000 में से 77,000 माइनस हो जाने के बाद में बैलेंस हमारे पास में जो बचा वो था 1,05,000 रुपए। ये थे कुछ बैलेंसेस ड्यू और ये था हमारा पहला पार्ट पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉब्लम नंबर 4 का। दोस्तों सेकंड पार्ट भी देखिए क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होने वाला है। थैंक यू।